लेकिन सर विकिपीडिया पर बोल रहे थे कि सिर्फ 2 ही आएगा। क्या कह रहा था? जो हमने सिलेबस भेजा है आपको, उस सिलेबस में ये चीज दिया हुआ है कि नहीं? सिलेबस में बस पीरियोडिक के लिए दिया गया है। वहाँ लिखा हुआ है ये चीज। अच्छा चलिए ठीक है, यस बाद सर। में हम लोग डिसाइड कर लेंगे। आज जो भी है इससे रिलेटेड पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे क्लास के बाद। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन से। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि सबसे पहले 2 पिक्चर के माध्यम से कुछ बताने का प्रयास किया गया है। जैसे पहला पिक्चर है जो डॉन ऑफ द सेंचुरी, आप यहाँ देख रहे होंगे डॉन ऑफ द सेंचुरी। ये पिक्चर है, इसमें एक पर्सोनिफिकेशन किया गया है एक ऐसे महिला का जो डिवाइन गॉडेस के रूप में जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ना। साथ ही साथ इसमें और भी कई सारे चीजों को दिखाने का प्रयास किया गया है, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिंबल बने हुए हैं मशीन का। तो ये इंडस्ट्रियल सिंबल इसमें कुछ न कुछ अपना कहानी कहता है। इसके साथ साथ यहाँ देखेंगे कि एक लोगों का हुजूम भी यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। फिर इसके अलावा फिर 2 मैजिशियन में आप देखेंगे कि एक यहाँ पे पिक्चर ऊपर है जहाँ पे एक जादूगर को दिखाया गया है, और यहाँ एक नीचे है, ये भी इसको भी जादूगर कहता है, लेकिन ये एक इंजीनियर है जो कि मॉडर्न वर्ल्ड का जादूगर है। तो इस तरीके से हम यहाँ देख रहे हैं कि डॉन ऑफ द सेंचुरी जो कि एक म्यूजिक बुक है, ईटी पॉल के द्वारा रिटन किया गया है, और ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी ने इसे पब्लिश किया है डॉन ऑफ द सेंचुरी के नाम से। तो इसमें क्या दिखाने का प्रयास किया गया है कि नए सेंचुरी में यानी नए शताब्दी में कुछ जो चीजें हैं उसको सिंबलाइज किया गया है। शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए व्हील विथ विंग, ये प्रोग्रेस का सिंबल है। एंड सिंबलाइजिंग टाइम it can be observed that the wheel will take her into the future. बाद में ज्वाइन करने के बाद देखिए यही प्रॉब्लम होता है। तो शी वाज स्टैंडिंग ऑन ए व्हील विथ विंग, तो जिस पहिए पे वो है, जिस पहिए पे वो खड़ी है, स्टैंडिंग है, उसमें विंग लगा हुआ है जो कि प्रोग्रेस का निशानी है। एंड इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द व्हील विल टेक हर इनटू द फ्यूचर, उसको फ्यूचर में ले जाएगा, ऐसा वो बताने का प्रयास कर रहा है। बिहाइंड हर देयर आर साइन ऑफ प्रोग्रेस लाइक रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस, फैक्ट्री, इन सारी चीजों को भी यहाँ पे दिखाया गया है डॉन ऑफ द सेंचुरी। तो हर फ्लाइट इज थिंकिंग हर इनटू द फ्यूचर, फ्लोटिंग अबाउट, ये जितने सारी चीजें हैं वो नए जनरेशन में एक डेवलपमेंट को प्रदर्शित करती है। ये डेवलपमेंट, चलिए हम इससे पढ़ते हैं। ये डेवलपमेंट जो है वो डेवलपमेंट आने वाले समय में होने वाला है या फिर उसकी शुरुआत होगी। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ये ग्लोरिफिकेशन है मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का। मशीन्स एंड टेक्नोलॉजी का ये क्या है? ग्लोरिफिकेशन है। इवन वन मार्क्ड इन ए पिक्चर विच अपीयर्ड, दूसरे पेज पे आप जो हम 2 मैजिशियन की बात कर रहे थे, उस 2 मैजिशियन में आप देखेंगे तो एक क्या है, एक में जो मैजिशियन को दिखाया गया है वो उसका नाम है अलादीन। और अलादीन क्या है कि अलादीन फ्रॉम द ओरिएंट हु बिल्ट ए ब्यूटीफुल प्लेस। अलादीन ओरिएंट से है। ओरिएंट कौन सी जगह को कहा जाता है? तो ओरिएंट जो है वो
ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी से ईस्ट जितने भी कंट्रीज है उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है, ओरिएंट वर्ड। तो ये जो अलादीन जो है वो ओरिएंट वर्ल्ड का ही एक मैजिशियन है जो कि ब्यूटीफुल प्लेसेस बनाया करता है। वहीं दूसरी तरफ बॉटम में जो दिया हुआ है, हाँ बोलो। बैकग्राउंड पे कैसा साउंड आ रहा है सर? डिस्टर्ब हो रहा है। और जा रहा है, साउंड बंद हुआ? अब नहीं आ रहा है। हाँ सर। चलिए ठीक। हाँ, तो ये जो पहला मैजिशियन जो अलादीन के बारे में यहाँ पे कहा गया कि उसके पास एक मैजिक लैंप है। अलादीन का कहानी तो सब लोग सुना है, और वो मैजिक लैंप से कुछ भी करने के लिए सक्षम है, और ये ओरिएंट का रहने वाला है, यानी कि मेडिटेरियन सी से ईस्ट एरिया में ये रहता है। दूसरी तरफ जो बॉटम में जो पिक्चर में दिया गया है, इस पिक्चर में जो बॉटम में आप देख रहे हैं, इस पिक्चर में ये दिखाया गया है कि एक इंजीनियर है, मॉडर्न मशीन के साथ वो काम करता है। उसके पास कई सारे ऐसे टूल्स हैं जिससे वो ब्रिज बना सकता है, शिप बना सकता है, टावर बना सकता है, हाई राइजेस बिल्डिंग्स बना सकता है। तो इस तरीके से ये दो चीजों को कंपेयर करने का यहाँ पे काम किया गया है। तो दिस इमेज ऑफर अस अ ट्रायम्फ अकाउंट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि आधुनिक इतिहास को ये ग्लोरीफाई करने के या आधुनिक इतिहास के विजय को ये दिखाता है, ग्लोरिफिकेशन को दिखाता है। सो दिस इमेज ग्लोरीफाई द मॉडर्न वर्ल्ड। इन दिस इमेजेस मॉडर्न वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड एज वर्ल्ड ऑफ द रैपिड टेक्नोलॉजी। वर्ल्ड के इस रैपिड टेक्नोलॉजी को इसमें दिखाया गया है कि किस तरीके से यहाँ इम्प्रूवमेंट हो रहा है वर्ल्ड ऑफ मशीन में, फैक्ट्रीज में, रेलवेज में और स्टीम शिप्स में। तो ये सारे डेवलपमेंट को दूसरे पिक्चर में दिखाने का काम किया है, और उसके ग्लोरिफिकेशन की आप बात कर सकते हैं। एक सेकेंड, आप लोग जो दोबारा लॉगिन करने का प्रयास कर रहे हैं अभी रुक जाइए जरा, मैं भी आपको ऐड करता हूँ, बार बार यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा था। सो इन सिंपल वर्ड आप कह सकते हैं कि द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन टेल अस द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो हिस्ट्री है वो हमें डेवलपमेंट के प्रोसेस को बताती है। इसके अलावा टू मैजिशियन में और क्या दिखाने का प्रयास किया गया है कि these images and association have now become part of popular imagination। जो उस समय इमेजिनेशन किया गया था उस इमेजिनेशन को यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया गया है कि वो इमेजिनेशन जो है वो सही हो गया है, वो इमेजिनेशन आज काम कर रहा है, वो कह सकते हैं पटल पे आ गया है। वो इमेजिनेशन जो उस समय सोचा गया था वो पटल पे आ गया है। और हम लोग ऐसा सोच भी सकते हैं कि ये जो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो हमारे समाज को प्रोग्रेस की ओर बढ़ा रहा है, लेकिन क्या ये जो आज का रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हुआ है, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन एकाएक या किसी एक मैजिक की तरह हुआ जिस तरीके से अलादीन की कहानी? तो ऐसा तो संभव नहीं। तो आखिर इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले क्या हुआ होगा? तो इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में इसी चीज को हम लोग समझेंगे कि कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे ऑन ग्राउंड पे आया। तो सबसे पहले आप समझिए कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पहले का जो समय कैसा था, जिसको हम लोग प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन को हम लोग समझे तो प्रोडक्शन इन 17th century, artisans worked for merchants to produce goods. Artisans took raw material from merchants for production. Their cottage function as a factory. 17th century में जो आर्टिजन्स काम कर रहे थे, व्यापारियों के लिए काम करते थे, आर्टिजन्स जो थे वो रॉ मटेरियल
को लाकर अपना जो भी मर्चेंट्स का डिमांड होता था, जो भी व्यापारियों का डिमांड होता था, जिस गुड्स की डिमांड होती थी उस गुड्स को वो मर्चेंट्स के लिए तैयार करते थे, उसका प्रोडक्शन करते थे और वो उसके लिए एक कॉटेज इंडस्ट्री तैयार कर रखा था छोटे से, जहाँ पे हाथ से ही काम किया जाता था। तो एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स ट्रेंड क्राफ्ट पीपल मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्शन, यानी कि ये जो लोग थे, यानी जो मर्चेंट्स थे, वो जितने भी क्राफ्ट्स पीपल थे वो सबको कंट्रोल करते थे, क्योंकि उनके लिए ही यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाता था। और यहाँ पे एक स्थिति थी कि जो नए लोग आना चाहते थे इसमें ट्रेडिंग में, उन नए लोगों को आने के लिए यहाँ रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था उनकी एंट्री, बिना परमिशन के लिए यहाँ नहीं आ सकते। सो दिस पीरियड सॉ द कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, ये पीरियड जो है वो फैक्ट्रीज को आने का एक कह सकते हैं कि रास्ता तैयार करता है। देन फिर फैक्ट्री कैसे आती है? तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो उस समय 17th से 18th सेंचुरी के बीच में मर्चेंट्स जो थे, जितने सारे कंट्री साइड्स के डिमांड थे, वो सारे डिमांड को हैंडमेड प्रोडक्ट से फुलफिल कर रहे थे, है ना। वो सारे लोग जो पहले हैंडमेड प्रोडक्ट में लगे हुए थे और पूरे कंट्री के डिमांड को फुलफिल कर रहे थे, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ा, उस डिमांड को फुलफिल करने में वो अनेबल थे। उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो पूरे वर्ल्ड के डिमांड को पूरा कर सके। अब कहें वर्ल्ड का डिमांड कहाँ से यहाँ पे आ गया? तो ये वो दौर था जब एक देश कोलोनाइजेशन कर रहा था, अलग अलग देश पे अपना कब्जा कर रहा था, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेडिंग, फॉर द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिस तरीके से डिमांड बढ़ा था उस हिसाब से मर्चेंट्स जो थे वो प्रोडक्शन को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे। प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने के लिए यानी हैंडमेड प्रोडक्ट से उनको आगे निकलना था। तो इनके लिए उनको क्या चाहिए था? तो वैसे चीजें चाहिए थी जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, साथ ही साथ मैक्सिमम लोगों को इस प्रोडक्शन को पहुंचाया जा सके, उस गुड्स को पहुंचाया जा सके। तो इसके लिए क्या हुआ कि 1730s के शुरुआत में सबसे पहले फैक्ट्रीज की शुरुआत हुई, यानी फैक्ट्री लगाने का काम शुरू हुआ। और ये फैक्ट्री लगाने का जो काम शुरू हुआ वो था कॉटन इंडस्ट्री। इसलिए पहला सिंबल जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कॉटन इंडस्ट्री बना। तो इंग्लैंड में उस दौरान कई सारे कॉटन इंडस्ट्री से, टेक्सटाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट्रीज लगाए गए। चूंकि इससे पहले जो हैंडमेड प्रोडक्ट बन रहा था वो भी कॉटन इंडस्ट्री ही था, लेकिन वहाँ जो कॉटेजर्स थे या पुअर पीजेंट्स थे वो डिपेंडेंट थे कॉमन लैंड पे, और उनका जो सर्वाइवल था वो जनरल वे में वो घर पे काम भी किया करते थे और फायर वुड्स, बेरीज, वेजिटेबल्स वगैरह भी वो लाया करते थे, यानी कि अपना घर का काम भी देखते थे। तो वो अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम के रूप में प्रोडक्शन किया करते थे, जो ये गुड्स जो मार्केट का डिमांड था उसको किया करते थे। लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ, यानी जब फैक्ट्री आई, तो धीरे धीरे उनका जो ये अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम था वो खत्म होने लगा। यानी मेनी हैड टिनी प्लॉट्स ऑफ लैंड व्हिच वुड नॉट प्रोवाइड वर्क फॉर ऑल मेंबर ऑफ द हाउसहोल्ड, सो व्हेन मर्चेंट्स कम अराउंड एंड ऑफर्ड एडवांस टू द प्रोड्यूस गुड्स फॉर देम, जो छोटे जमीन रखने वाले किसान थे, जब बड़े किसान जब बड़ा व्यापारी आया उनको कुछ पैसा दिया एडवांस में, कहा कि आप हमारे लिए काम कीजिए। तो इस स्थिति में क्या हुआ? इस स्थिति में हमें देखने को मिलता है कि ये जो लोग होते हैं, जो किसान थे यानी जो खेती में लगे हुए थे, ये लोग धीरे धीरे एक अल्टरनेटिव सोर्स के रूप में इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ते।
हैंडमेड प्रोडक्ट ही बनाना शुरू करते हैं, जिसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के रूप में हम लोग देखते हैं। तो वो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रारंभिक रूप था। इस दौरान कई सारे कह सकते हैं कि जॉब क्रिएट हुआ। ये जॉब क्रिएट कैसे हुआ? तो ये जॉब क्रिएट होने का जो कारण था वो था कि जो प्रोडक्शन चाहने वाले मर्चेंट्स थे वो गांव तक गए। तो जब ये गांव तक पहुंचे तो स्टेपलिंग का काम अलग लोगों से करवाया जाता था। फूलर्स जो होते थे वो फूलिंग का काम करते थे, कार्डिंग का काम अलग लोग करते थे। तो अलग अलग प्रोसेस जो था कॉटन इंडस्ट्री से रिलेटेड अलग अलग लोगों के द्वारा किया जाता था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में कई सारे लोग एक ही काम में इन्वॉल्व थे, और ये सारे वर्क जब हो जाते थे स्टेपलर का या फूलर का या फिर कार्डिंग का, तो इसको मर्चेंट्स क्या करते थे, कलेक्ट करके फिर वो सिटीज में लाते थे और लंदन या मैनचेस्टर जैसे सिटीज में आकर उसको ये फाइनल और फिनिश्ड गुड्स के रूप में कन्वर्ट करते थे। लेकिन जब फैक्ट्री आया 1760s आते आते ब्रिटेन जो है 2.5 मिलियन पाउंड जो है रॉ कॉटन इंडस्ट्री के लिए यूज करने लगा। 1787 आते आते लगभग 22 मिलियन पाउंड जो है ये इसका इंपोर्ट बढ़ गया। तो दिस इंक्रीज वाज लिंक्ड टू अ नंबर ऑफ चेंजेस विद इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। A series of invention in the 18th century increased the efficacy of the each step of production process। कई सारे इन्वेंशन जो हुए 18th सेंचुरी में वो भी मायने रखता है इंडस्ट्रियलाइजेशन को रैपिड वे में लाने, क्योंकि छोटे छोटे मशीन्स फिर बड़े मशीन्स के निर्माण में सहायक हुए, कार्डिंग के लिए, ट्विस्टिंग के लिए, स्पाइनिंग के लिए, रोलिंग के लिए। तो ये अलग अलग तरह के जो मशीन्स थे, छोटे छोटे मशीन्स आ चुके थे, और इसने एक बड़े फैक्ट्रीज के निर्माण के लिए, फैक्ट्री के सेटलमेंट के लिए रास्ता तैयार किया। तो दे इनहांस द आउटपुट पर वर्कर एनेबलिंग ईच वर्कर टू प्रोड्यूस मोर एंड दे मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्गर थ्रेड देन यार्न। एक व्यक्ति था जिसका नाम था रिचर्ड आर्कराइट। तो रिचर्ड आर्कराइट जो था उसने एक मशीन बनाई थी, वाटर कॉटन मिल जो पानी से चलता था। एंड टिल दिस टाइम एज यू हैव सीन क्लॉथ प्रोडक्शन वाज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री साइड एंड कैरिड आउट विद इन द विलेज हाउसेस। और जब तक ये बनाया था, ये मशीन कॉटन मिल जब क्रिएट किया, तो इस समय तक लगभग पूरे इंग्लैंड में कंट्री साइड में कॉटन इंडस्ट्री फैल चुका था। सो within the mill all the process were brought together under one roof and management। जब इसने कॉटन मिल बनाया तो ये जो कंट्री साइड में जो अलग अलग स्टेपलिंग, फूलिंग, कार्डिंग का काम हो रहा था, अब एक ही छत के नीचे एक साथ इसको लाने का काम किया गया, जिससे कि इसका सुपरविजन जो था वो काफी आसान हो गया। यानी कि अब एक ही छत के नीचे सब काम हो रहा है, तो केयरफुली प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज किया जा सकता था, ओवर क्वालिटी, लेबर का रेगुलेशन को लेकर, या फिर जो जिस भी तरीके की डिफिकल्टीज आती थी अलग अलग जगह पर जब लोग काम करते थे, तो उससे यहाँ इनको निजात मिली। तो इन अर्ली 19th सेंचुरी फैक्ट्री इंक्रीजली बिकम एन इंटीमेट पार्ट ऑफ द इंग्लैंड और इंग्लिश लैंडस्केप। पेस ऑफ इंडस्ट्रियल चेंजेस की अगर बात करें, यानी कि जिस तरीके से डिमांड था उस तरीके से इनका इंडस्ट्रियल चेंजेस हुआ या नहीं, इंडस्ट्री का जो फुलफिलमेंट करने का तरीका था, इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहे थे वो उस समय के डिमांड के हिसाब से सही थे या नहीं। तो जो इंडस्ट्रियल चेंजेस का जो रफ्तार था वो कैसा था, इसको हमको समझने का प्रयास करना है। कहता है कि पहला पॉइंट के रूप में जो मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्री ब्रिटेन का था, वेयर क्लियरली कॉटन एंड मेटल। कॉटन और मेटल ही जो था वो सबसे मोस्ट डायनामिक इंडस्ट्रीज के रूप में था, है ना। सो तो growing at a rapid pace, cotton was the leading sector in the first phase of industrialization up to the 1840।
लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉटन इंडस्ट्री के बाद स्टील इंडस्ट्री इसको आगे बढ़ाना शुरू की, क्योंकि इंडस्ट्री को बनाने के लिए स्टील की जरूरत पड़ती थी, तो स्टील इंडस्ट्री भी डेवलप होने लगा। सो विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवे 1840s में बहुत सारे रेलवे का एक्सपेंशन हुआ इंग्लैंड में, कॉलोनीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1860s के आसपास में। तो द डिमांड ऑफ आयरन एंड स्टील इंक्रीज रैपिडली, and by the 1873 Britain was exporting iron and steel worth 77 मिलियन पाउंड, 77 मिलियन पाउंड का जो आयरन और स्टील वो एक्सपोर्ट करने लगा। तो ये जो कॉटन के वैल्यू से था जो लगभग डबल वैल्यू हो, तो ये रफ्तार थी उनका। सेकंड था कि इंडस्ट्रीज जो थे वो उस समय जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चल रहा था उसको रिप्लेस करना आसान नहीं था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे, लेस देन 20% ऑफ द टोटल वर्कशॉप वाज एम्प्लॉयड इन टेक्नोलॉजिकली, केवल मात्र 20% ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्रियल सेक्टर में लगे हुए थे, बाकी के सभी जो थे वो ट्रेडिशनल वर्क में ही लगे थे। तो इस कारण से थोड़ा जो रफ्तार है इंडस्ट्रियलाइजेशन का वो थोड़ा धीरे स्लो हो गया। और टेक्सटाइल वाज ए डायनामिक सेक्टर, बट ए लार्ज पोर्शन ऑफ द आउटपुट वाज प्रोड्यूस्ड नॉट विद इन फैक्ट्रीज बट आउटसाइड विद इन डोमेस्टिक यूनिट। टेक्सटाइल एक डायनामिक सेक्टर था, लार्ज प्रोपोर्शन का जो आउटपुट है वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्री में नहीं हो रहा था, बल्कि उस समय बहुत बड़े मात्रा में डोमेस्टिक यूनिट्स भी काम कर रहे थे, तो जिसके कारण थोड़ा रफ्तार इंडस्ट्रियलाइजेशन का धीरे स्लो था। थर्ड पॉइंट है द पेस ऑफ द चेंजेस इन द ट्रेडिशनल इंडस्ट्री वाज नॉट सेट बाय स्टीम पावर, कॉटन और मेटल इंडस्ट्री। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री था वहाँ पे स्टीम पावर जो कि जेम्स वाट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और आपको पता होना चाहिए कि न्यू कॉमन नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले 1781 में स्टीम इंजन बनाया था, जिसको जेम्स वाट ने इम्प्रूव करके अपने एक दोस्त मैथ्यू बोल्टन के साथ उसको नया मॉडल दिया और फिर उसको अपने नाम से पेटेंट करवा लिया। तो जनरली ये कहानी हमें याद दिला देती है कि करता कोई और है, अब फल किसी और को मिल जाता है। तो यहाँ वही हुआ था कि बहुत मेहनत करके स्टीम इंजन बनाया कौन, न्यू कॉमन, लेकिन उसी के इंजन को, उसी के कॉन्सेप्ट को चोरी करके उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया और अपने नाम से जेम्स वाट ने उसको पेटेंट करवा लिया। तो हम लोग स्टीम इंजन का नाम जैसे ही आता है, स्टीम इंजन के साथ जेम्स वाट का नाम जुड़ जाता है। तो ये स्टीम इंजन तो जो थे वो इंडस्ट्रीज में यूज किए जा रहे थे, लेकिन जो कंट्री साइड जो हैंडमेड वर्कर गुड्स जो बन रहा था, यानी जो वर्कर्स थे वो इसका यूज नहीं कर रहे थे। तो पावर इंडस्ट्री और मेटल इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री में अपना योगदान निभा रहा था इंडस्ट्रियलाइजेशन में, लेकिन एक तबका था जो अभी भी इसको अपनाने से मना कर रहा था। तो ऐसा मुख्य रूप से देखने को मिलता है कि ऑर्डिनरी एंड स्मॉल इनोवेशन वेयर ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ इन मेनी नॉन मैकेनाइज्ड सेक्टर्स सच एज फूड प्रोसेसिंग, बिल्डिंग, पॉटरी, ग्लास वर्क, टैनिंग, फर्नीचर मेकिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इम्प्लीमेंट। तो कई सारे चीजों में ये छोटे छोटे मशीन्स का यूज किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस अकर्ड वेरी स्लोली, दे डिड नॉट स्प्रेड ड्रामेटिकली अक्रॉस द इंडस्ट्रियल लैंडस्केप। इंडस्ट्रियल लैंडस्केप में इसलिए भी ड्रामेटिकली वो नहीं जा पा रहे थे क्योंकि जो न्यू टेक्नोलॉजी था वो काफी एक्सपेंसिव था, मर्चेंट्स जो थे वो इसको अपनाना नहीं चाहते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट काफी कॉशियस थे इसके यूज के बारे में कि कितना ये सही रहेगा या कितना गलत रहेगा। इसकी रिपेयरिंग जो थी काफी कॉस्टली थी, तो दे वेयर नॉट ए इफेक्टिव एज द इन्वेंटर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लेम। तो जिस तरीके से मैन्युफैक्चरर जो क्लेम कर रहे थे उसके हिसाब से जो होना चाहिए था वो सही रिजल्ट ये नहीं दे पा रहा था। तो काफी स्लो प्रोसेस के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया गया। हिस्टोरियन जो अब इन सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं
that the typical workers in the mid 19th century was not a machine operator but the traditional craftsperson and labor। मतलब ये हिस्टोरियन कह रहे हैं, यानी बहुत सारे इतिहासकार अब जब इसको जज करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में ये लिखते हैं कि उस समय का जो व्यक्ति था, यानी जो पॉपुलेशन था, वो पॉपुलेशन एकदम से टेक्निकली एजुकेटेड नहीं था। वो ऑपरेट तो कर सकता था बट वो ट्रेडिशनल क्राफ्ट पर्सन और लेबरर के रूप में उनकी संख्या ज्यादा थी। तो ये हैंड लेबर और स्टीम पावर, ये दोनों चीजों के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसकी कमी नहीं थी उस समय, क्योंकि विक्टोरियन ब्रिटेन की बात करें तो काफी संख्या में उस समय विक्टोरियन ब्रिटेन विक्टोरियन ब्रिटेन कहने का यहाँ मतलब समझ जाइए आप कि उस समय इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया का राज था। तो उस समय ह्यूमन लेबर की काफी शॉर्टेज नहीं थी। पुअर पीजेंट्स वैग्रेंट्स मूव टू द सिटी इन अ लार्ज नंबर ऑफ सर्च ऑफ जॉब। जो छोटे किसान थे, जो गरीब थे, उनके घर के में लोगों की संख्या ज्यादा थी, जितना उनके पास जमीन था उससे वो अपने आप को फीड नहीं कर सकते थे। तो उन लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे लोग उनमें से जो थे वो शहर की ओर आ गए थे फॉर द सर्च ऑफ जॉब, वेटिंग फॉर वर्क। एज यू विल नो, व्हेन देयर इज प्लेंटी ऑफ लेबर वेजेस आर लो। तो जब संख्या ज्यादा हो गई लेबर की तो ऐसे भी वेजेस जो है वो कम जाता है, यानी कि लेबर की संख्या ज्यादा हो, काम कम हो तो मजदूरी कम जाती है। सो इंडस्ट्रियलिस्ट हैड नो प्रॉब्लम ऑफ लेबर शॉर्टेज ऑफ हाई वेजेस। तो एक बड़ा कारण था कि हाई वेजेस नहीं देना पड़ता था, लो वेजेस पे इनको लेबर मिल जाता था। तो वो इंडस्ट्रीज के जो महंगे प्रोडक्ट मशीन्स थे वो उसको क्यों अडॉप्ट करेंगे। तो they did not want to introduce machine and got rid of human labor required large capital investment। लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने से इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो डर गए थे। इन मेनी इंडस्ट्रीज द डिमांड फॉर लेबर वाज सीजनल। कई सारे इंडस्ट्रीज थे जहाँ पे जो प्रोडक्शन का काम होता था, जो वर्क था वो सीजनल था। ऐसा नहीं था कि वो काम हमेशा सालों भर चलते रहता था। तो जब वो सीजनल वर्क होता था तो लोगों की अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती थी, लोगों के पास ज्यादा लेबर को अपने पास रख लिया जाता था बिजी मंथ में, खास करके ठंडे के सीजन, बरसात के सीजन। लेकिन जैसे ही सीजन खत्म होता था लोगों को जॉब से बाहर निकाल दिया जाता था। तो पीक डिमांड में वर्कर्स की जरूरत ज्यादा थी तो इसलिए सबको जॉब मिल जाता था। जैसे ही पीक डिमांड खत्म होता था तो जो प्रिंटर्स, कैटरिंग, क्रिसमस के दौरान इनकी डिमांड बढ़ती थी, क्रिसमस खत्म होते इनका डिमांड खत्म, तो कैटरिंग्स या बाइंडर्स या प्रिंटर्स जो था उनका जॉब भी खत्म। तो इस तरीके से बेरोजगारी जो थी, अनएम्प्लॉयमेंट जो थी एक कॉमन बात हो चुकी थी उस समय इंग्लैंड में। एट द वाटर फ्रंट विंटर वाज द टाइम दैट शिप वेयर रिपेयर्ड। ठंडा में शिप को रिपेयर किया जाता था कि बरसात में आने के बाद उसका यूज किया जाएगा। तो फिर लेबर की संख्या बढ़ जाती थी, लेबर को ज्यादा हायर किया जाता। फिर जैसे ही बरसात का समय आया उनको बाहर निकाल दिया जाता था। तो इस तरीके से हम अगर देखें तो अ लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली विथ हैंड ऑफ लेबर। कुछ ही लोग, कुछ संख्या में लोग ही जो एक लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते थे। मशीन्स वेयर ओरिएंटेड टू प्रोड्यूसिंग यूनिफॉर्म स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स। जो मशीन्स जो होने लगे थे अब वो स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, बड़े मार्केट के लिए एक ही तरीके का यूनिफॉर्म टाइप्स ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करने लगे थे, जैसे हमारा स्कूल ड्रेस होता है। लेकिन हैंडमेड प्रोडक्ट से ये संभव नहीं था। बट द डिमांड इन द मार्केट वाज ऑफन फॉर गुड्स विथ इंट्रिकेट डिजाइन एंड स्पेसिफिक शेप। लेकिन डिमांड जो मार्केट का था कभी कभी ये भी था कि कुछ पार्टिकुलर टाइप का डिजाइन भी लोग मांगते थे जो सबसे अलग। तो मिड 19th सेंचुरी में जो अगर एक एग्जांपल के तौर पे देखें तो 500 वेराइटीज जो था हैमर का फेमस था और उसमें से 45 काइंड्स ऑफ एक्सेस थे। तो इनको मशीन में बनाना संभव नहीं था क्योंकि मशीन में सिर्फ और सिर्फ
एक ही तरीके का डिजाइन ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सकता है। अगर अलग अलग डिजाइन बनाना हो तो अलग अलग साँचा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड था ह्यूमन स्किल्स। दूसरी तरफ विक्टोरियन ब्रिटेन में जो अपर क्लास के जो लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स थे या जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए लोग थे, वो प्रिफर्ड करते थे वैसे चीजों का जो हैंड से प्रोड्यूस हो और सबसे अलग हो, यूनिक हो। ये ऐसा इसलिए था कि वो मानते थे कि ये उनके रिफाइनमेंट एंड अपर क्लास का सिंबल है। तो ये प्रोडक्ट जो हैंडमेड प्रोडक्ट होता था वो उनको सिंबलाइज करता था। दे वेयर बेटर फिनिश्ड, इंडिविजुअली प्रोड्यूस्ड एंड केयरफुली डिजाइन। हर एक डिजाइन को अच्छे से इंडिविजुअली उसको केयरिंग होकर बनाया जाता था और मशीन में ऐसा संभव नहीं था। तो कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स और कुछ निगेटिव बातें हम लोग देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो पेस था कहीं ज्यादा था कहीं कम था, तो ज्यादा था तो क्यों था, कम था तो क्यों था, इन सारे चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इन द कंट्रीज साइड्स with labor shortage, industrialists were keen on using mechanical power so that the need for human labor can be minimized. अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो लेबर्स की भी छटनी शुरू हो गई, क्योंकि इंडस्ट्री मैकेनिकल पावर का यूज करने के कारण उनको कम लेबर की जरूरत पड़ती थी, तो लेबर को मिनिमाइज करने लगे। और ये चीज हम लोग देखते हैं 19th सेंचुरी में शुरू होता है अमेरिका, ब्रिटेन, एंड देयर हैड नो प्रॉब्लम हायरिंग ह्यूमन हैंड्स, जबकि उस समय ह्यूमन हैंड्स के रूप में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं था। अब उस समय लाइफ ऑफ वर्कर कैसा था, यानी कि लोगों का जीवन यापन करने का तरीका कैसा था, जो काम करने वाले इंडस्ट्री थे वो कैसे काम कर रहे थे, इन सारे चीजों को अगर हम देखें तो काफी ज्यादा बैडली इफेक्टेड हुए थे लेबर का जीवन। उसके पीछे रीजन क्या था? तो एज न्यूज ऑफ पॉसिबल जॉब ट्रेवल टू द कंट्री साइड, जैसे ही लोगों को ग्रामीण इलाकों में पता चला कि भाई सिटीज में जो है वो जॉब काफी ज्यादा है, तो हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो जुड़ रहे थे या फिर सिटीज की ओर आ रहे थे। And the actual possibility of getting job opened on exciting networks of friendship and keen relation। और जबकि जो जॉब की पॉसिबिलिटी थी, जिनका मित्र होगा, जिनका जान पहचान का होगा, वही सब लोग क्या कर सकते हैं कि इससे जुड़ सकते हैं, यानी कि इनसे उनको जॉब मिल सकती थी। यानी नेटवर्क के माध्यम से जॉब मिलने का काम किया जाता था। If you had a relative or a friend in a factory, then you will got job quickly, otherwise you will not able to get job. So many job seeker had to wait with spending nights under bridge or night shelter। तो जिनको जॉब नहीं मिलता था वो क्या करेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होते थे कि अपना जीवन यापन रात में ब्रिज के नीचे करते थे, पुल के नीचे सो जाते थे, या फिर जो नाइट शेल्टर बनाया गया था सरकार के द्वारा वहां वो रहते थे। दिन में जॉब की तलाश करते थे, सप्ताह में 1-2 दिन जॉब मिल भी जाता था, बाकी दिन जॉबलेस रहते थे। कुछ लोग नाइट रिफ्यूजी कैंप में भी रहा करते थे, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का हुआ करता था। वहाँ पे सिंपली एक कैजुअल वार्ड बना दिया गया था, जिसमें बहुत ही कह सकते हैं कि लो मेंटेनेंस की जाती थी, हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन का कोई खास व्यवस्था नहीं था। तो पुअर लॉ अथॉरिटी होने के कारण इसको मेंटेन नहीं किया जाता था। सीजनलिटी ऑफ वर्क इन मेनी इंडस्ट्री मीन प्रोलॉन्ग पीरियड विदाउट वर्क। अब सीजनल एम्प्लॉयमेंट होने के कारण बहुत लंबे समय तक जॉब नहीं मिल पाता था, तो जो जॉब की कमी काफी ज्यादा रहती थी इस समय। आफ्टर अ बिजी सीजन वाज ओवर, द पुअर वेयर ऑन अ स्ट्रीट अगेन। बार बार जब बड़ी संख्या में लोगों को पहले जॉब मिलता था, फिर बिजी सीजन खत्म हुआ तो उनका जॉब खत्म। तो बहुत सारे जो लोग थे वो अपने कंट्री साइड लौट जाते थे आफ्टर द विंटर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लेबर थे जो घर जाने के बाद भी उनको लगता था कि वहाँ भी उनके पास जमीन नहीं है, तो वो तो लेबर ही हैं, तो घर क्यों जाए, यहीं रहेंगे, यहीं कभी कुछ काम मिल जाएगा। तो मोस्ट लुक फॉर ऑड जॉब विच टिल द मिड 19th सेंचुरी वेर डिफिकल्ट टू फाइंड। मिड 19th सेंचुरी आते आते
ये काफी कठिन हो चुका था किसी को नौकरी मिलना। वेजेस इंक्रीज समवॉट इन अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी में देखने को मिलता है कि कुछ मजदूरी जो है वो लोगों का बढ़ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ they tell us little about the welfare of the workers. The average figure hide the variation between trades and fluctuation from year to year. तो वर्कर्स की जो नीड थी वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करता था और प्रोडक्शन डिमांड पे डिपेंड करता था, और ये डिमांड जो था वो हमेशा ईयर टू ईयर फ्लक्चुएट करते रहता था। सो फॉर इंस्टेंस व्हेन प्राइसेस रोज शार्पली ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड नेपोलियन वार, नेपोलियन के वार के दौरान जो काफी ज्यादा प्राइसेस बढ़ चुके थे गुड्स के, है ना, द रियल वैल्यू ऑफ व्हाट द वर्कर अर्न फेल सिग्निफिकेंटली। तो जो वर्कर्स अर्न कर पा रहे थे उनका भी वैल्यू धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, यानी उनकी आमदनी घटनी शुरू हो गई। तो सिंस देम वेजेस कुड नाउ बाई फ्यूअर थिंग्स, अब जितना उनको मिल रहा था वेजेस उससे अब कुछ ही चीजों को खरीद सकते थे। So moreover, the income of worker depend not on the wages rate alone. सिर्फ वेजेस रेट पे ही ये जो चीजें डिपेंड नहीं करती थी, बल्कि what was also critical was the period of unemployment. The number of days of work determined the average daily income of the worker. एवरेज डेली इनकम कितना होना चाहिए उसके हिसाब से इनको काम मिलना शुरू हुआ। At the best of time, the mid 19th century, about 10% of the urban population were extremely poor. लगभग 10% की संख्या हो चुकी थी अर्बन पॉपुलेशन का जो काफी ज्यादा गरीब थे, एक्सट्रीमली पुअर थे। इन पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लम्प, जिस समय रोजगार नहीं होता था, यानी इकोनॉमिक क्राइसिस का जो समय होता था, जैसे कि 1830 में जो एक क्राइसिस आया, इसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस था वो काफी ऊपर चला गया, लगभग 35 से चला गया 75% तक, यानी कि 100 में से मात्र 25 लोगों को ही नौकरी था, बाकी सब बेरोजगार थे। सो द फियर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर हॉस्टाइल टू इंट्रोडक्शन ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी। इसी दौरान ब्रिटिश ने एक नया टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस किया, नाम था उसका स्पाइनिंग जेनी। स्पाइनिंग जेनी के आने से जो वीमेन वर्कर थी खास करके उसको काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वीमेन वर्कर्स के अंदर ये डर था कि अगर ये स्पाइनिंग जेनी काम करने लगा तो ये स्पाइनिंग जेनी हमारे जो वर्क हैं, हमारे पास जो वर्क अपॉर्चुनिटी है उसको खत्म कर देगा, क्योंकि एक स्पाइनिंग जेनी अकेले 10 लोगों के बराबर काम कर सकता था। तो 10% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन जो एक्सट्रीमली पुअर थे उन्होंने स्पाइनिंग जेनी का विरोध करना शुरू कर दिया, खास करके औरतें। वोलन इंडस्ट्री women who survived on hand spinning began attacking a new machine. This conflict over the introduction of the jenny continued for a long. तो जब बहुत सारे वीमेन लोगों ने, औरतों ने स्पाइनिंग जेनी से रिलेटेड इंडस्ट्री पे हमला करना शुरू कर दिया, नए मशीन्स को लाने से रोक दिया, तो स्पाइनिंग जेनी के इंट्रोडक्शन में काफी समय लग गया, यानी कि इंडस्ट्री में उसको सेट होने में काफी समय लग गया। आफ्टर द 1840 के बाद की बात करें तो बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाइड इन द सिटीज, ओपनिंग अप ग्रेटर प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। After the 1840s, building activity intensively in the cities, opening up greater opportunity of employment. Roads were widened, new railway stations came up, railway lines were extended, tunnel ducts employed in the transport. Industry doubled in the 1840 and the double again in the subsequent 30 years. तो आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ता है। आफ्टर 1840 तो हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी बढ़ जाती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल लेबर के लिए। अब चूंकि ये इंग्लैंड की बात हो रही थी, अगर हम लोग बात करें इंग्लैंड से बाहर अदर कॉलोनीज की, तो अदर कॉलोनीज में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो चुका। अब भारत उन्हीं कॉलोनियों में से
एक था। तो अभी तक हमने जो देखा पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को हाथ से कंट्री साइड में बनाया जा रहा था और पूरे इंटरनेशनल मार्केट के डिमांड को फुलफिल करने का प्रयास किया जा रहा था। तो अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन। सबसे पहले तो यही समझिए इंडस्ट्रियलाइजेशन है क्या। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स विद द हेल्प ऑफ मशीन इन फैक्ट्री, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी गुड्स का प्रोडक्शन जब मशीन्स के मदद से होने लगे तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। और सबसे पहला इंडस्ट्रियलाइजेशन करने वाला कंट्री जो है वो है इंग्लैंड। So before the age of machine industry, silk and cotton goods from the Indian dominated the international market in textile. तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था तो कॉटन गुड्स जो थे वो इंडिया के बहुत ज्यादा डोमिनेट करते थे इंटरनेशनल मार्केट के टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल मार्केट में, यानी भारत का बोलबाला था। लेकिन कोर्स कॉटन वेयर प्रोड्यूस इन मेनी कंट्रीज। कोर्स मतलब मोटा कॉटन। मोटा कॉटन तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे कंट्री में प्रोड्यूस होता था, लेकिन फाइनर वेराइटीज का जो कॉटन था वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते थे। तो इसके बारे में हम डिटेल ज्यादा जो है वो अगले दिन पढ़ेंगे। आज हम लोग जो पढ़े हैं वो उनमें से जो मेन पॉइंट था हमारा, एक नज़र फिर से देख लीजिए जरा, क्योंकि फिर काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। एक दिन में पूरा चैप्टर खत्म करना ठीक नहीं है। हमने पढ़ा डाउन ऑफ द सेंचुरी और टू मैजिशियन के बारे में पढ़ा कि क्या था। फिर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में हमने पढ़ा, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन किसे कहते हैं और प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौरान कैसे प्रोडक्शन होता था, कौन कौन से जॉब क्रिएटेड हुए। फिर फैक्ट्री कैसे आया, कमिंग ऑफ फैक्ट्री, है ना, डाउन ऑफ द सेंचुरी, टू मैजिशियन, बिफोर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, कमिंग ऑफ फैक्ट्रीज, the pace of industrial changes, hand labor and steam power, life of the workers, अब जो हम लोग आगे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द कॉलोनी, जिसका इंट्रोडक्शन अभी मैंने दिया, और ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। इस क्लास को आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अभी हमारा फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट जो होगा उसके बारे में भी सोचना है और उसके बारे में भी पढ़ना है। तो हम लोग उसको पहले पढ़ेंगे, याद करेंगे उसको, और पहले फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।